नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है और इसके समझने के बाद हम इसको परिभाषित करेंगे। तो जब आप टॉपिक को समझ जाएंगे तो आपको ईजिली परिभाषा समझ में आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक पात्र है और इसमें हम लोगों ने विलयन लिया है। अब विलयन कैसा है? यह विलयन है हमारे किसी धातु के लवण का जली विलयन। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह धातु लवण का जली विलयन है। अब इसमें हम धातु की एक छड़ लगा देंगे जो कि इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। तो ये जो धातु की जो छड़ होगी, यानी कि जो धातु एम छड़ है, वो वही होगा जिसका हमने लवण यानी कि धातु के लवण का जली विलयन लिया है। जैसे अगर हम कॉपर की छड़ ले रहे हैं तो इसका जो लवण का विलयन होगा वो होगा कॉपर सल्फेट या कोई और भी लवण हो सकता है, लेकिन वह लवण होना चाहिए उसी धातु का। तो जब हम छड़ को उस विलयन में छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि विलयन में आवेश उत्पन्न हो गया और उसके साथ साथ उस छड़ में भी आवेश उत्पन्न हो गया। तो यदि विलयन में धन आवेश उत्पन्न होगा तो छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा, या फिर इसका उल्टा हो सकता है, विलयन में ऋण आवेश उत्पन्न होगा तो छड़ में धन आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन जो भी आवेश उत्पन्न होंगे वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यदि विलयन में पॉजिटिव है तो छड़ पर निगेटिव, अगर विलयन में निगेटिव है तो छड़ पर पॉजिटिव। हमेशा सेम चार्ज नहीं होगा, हमेशा अपोजिट चार्ज होंगे। तो इन आवेश के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होता है और इन विभव के अंतर को हम बोलते हैं ए विभवांतर, और यही विभवांतर कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, अगर छड़ पर ऋण आवेश है तो विलयन में धन आवेश कैसे उत्पन्न हुआ? तो आपके इस डाउट का आंसर मैं आगे वीडियो में दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अभी जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ पहले उस टॉपिक को समझिए। आगे हम इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि जो आपका डाउट है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि जब हम इसको परिभाषित करेंगे, जैसे कि मैंने पीछे आपको परिभाषा बताई, तो हम इसे कैसे लिखेंगे। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाता है, जिससे धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इस विभवांतर को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई होप कि आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। आइए अब हम समझेंगे कि कैसे इस धातु की छड़ पर ऋण आवेश और विलयन में धन आवेश, या फिर इसका उल्टा, धातु की छड़ पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने ये सिस्टम तैयार किया और धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबो दिया, तो हम सभी जानते हैं कुछ देर बाद अभिक्रिया होगी और धातुओं की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जैसे यहाँ पर जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धन आवेशित परमाणु बनाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, एक तो इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा और दूसरा है धन आवेशित परमाणु भी बनेगा। तो यहाँ पर धातु को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कैपिटल एम लिया है, और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहे हैं हमें नहीं पता है, उसके लिए हम लोगों ने स्मॉल एन लिया है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्याग होंगे उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेंगे। अब यहाँ से समझिएगा कि जो धातु है एम, मतलब कोई भी धातु एम है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आवेशित परमाणु बनाता है तो वो जो धन आवेशित परमाणु है वो विलयन में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह छड़ धातु का है और इसमें धातुओं के अणु और परमाणु होंगे परंतु आयन नहीं होंगे। लेकिन जब ये आयनित होता है तो आयन विलयन में चले जाते हैं, क्योंकि जितने भी आयन होते हैं यानी कि ज़्यादातर जो आयन होते हैं वो विलयन में रहना पसंद करते हैं, परंतु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इसी पर रह जाते हैं। परंतु आपके दिमाग में ये बात होगी कि इलेक्ट्रॉन भी तो आयन है, वो क्यों नहीं विलयन में चले जाते हैं? तो आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो धातु की छड़ में ही रह जाएगा, जबकि जो आयन है वो विलयन में चले जाएंगे, जिसके कारण विलयन जो होता है धन आवेशित हो जाता है और जो इलेक्ट्रोड है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन के रूप में विलयन में चले जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन छड़ पर ही रह जाते हैं, जिससे कि छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए रिएक्शन नीचे दिया हुआ है। तो जब भी हम कोई एम की जगह कोई धातु लेंगे और वो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो हम राइट साइड एन की जगह लिखेंगे। आइए देखते हैं अब विलयन में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लवण का जलीय विलयन तैयार किया है। तो यहाँ पर जो हमारा लवण का जलीय विलयन है वो है, मानते हैं, MX है।
तो ये लवण अपने आयनों में टूटेगा तो बनेगा Mn+ और Xn-। तो ये हुआ लवण से उत्पन्न धन आयन और ये ऋण आयन। तो जब भी हम किसी लवण को किसी जलीय विलयन में डुबोते हैं या मिलाते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर जो Mn पॉजिटिव है यही अभिक्रिया करेगा, इसलिए यहाँ पर मैं Xn को हटा देता हूँ। तो देखिए जो यहाँ पर Mn+ है वो धातु के संपर्क में जाएगा और धातु में जो उत्पन्न हुए इलेक्ट्रॉन है उनसे क्रिया करेगा और पुनः धातु का निर्माण कर देगा, यानी कि धातु आयन धातु में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो धातु बना है वो जाकर छड़ पर निक्षेपित हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर जमा हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिपॉजिट। अब ऐसा बार बार हो, विलयन से जो धन आयन है छड़ पर जाते रहे, तो इससे क्या होगा कि विलयन में धन आयन की कमी हो जाएगी, लेकिन जो Xn- है वो जहाँ पर था उतना ही रह जाएगा। तो इस अवस्था में आप देख सकते हैं कि विलयन में ऋण आवेश भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि विलयन में जो Xn- है वही बचेगा, क्योंकि जितने Mn पॉजिटिव है वो बार बार छड़ पर जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे Mn पॉजिटिव की कमी हो जाएगी। तो अभी मैंने आपसे कहा कि विलयन में धन आवेश होगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि विलयन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे आपको समझ में आ जाएगा। हर चीज़ को आप समझते चलिए, आगे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो यदि हम बात करें विलयन की परिभाषा के लिए, तो इसके विपरीत विलयन में उपस्थित आयन में छड़ पर निक्षेपित होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया में धातु के आयन छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन हो जाते हैं तथा छड़ को धनावेशित करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो छड़ पर ऋण आवेश है वो धीरे धीरे Mn पॉजिटिव द्वारा ग्रहण होता रहेगा, जिससे के कारण वहाँ पर ऋण आवेश खत्म हो जाएगा और वहाँ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो छड़ होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि छड़ धन आवेशित होते हैं। तो वास्तव में छड़ धन आवेशित होगा या ऋण आवेशित, आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो पीछे हम लोगों ने जो निकाय बनाया था उसमें एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया प्रारंभ हो गई थी, यानी कि उसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी कि जो धातु का छड़ था वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धातु आयन और इलेक्ट्रॉन बनाता है और धातु आयन पुनः इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धातु बनाता है। तो जब ये अभिक्रिया प्रारंभ होगी शुरू में, तो हो सकता है एक अभिक्रिया की दर तेज हो और दूसरी अभिक्रिया की दर कम हो, लेकिन कुछ देर के बाद जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की दर होती है वो समान हो जाती है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों समान हो जाते हैं, यानी कि कुछ समय पश्चात इन अभिक्रियाओं में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तथा धातु की छड़ तथा विलयन पर एक निश्चित आवेश उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो छड़ का आवेश है वो परिवर्तित नहीं होगा, वो निश्चित रहेगा, क्योंकि धातु का एक जो छड़ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाता है, तो वो धन आयन चला जाता है विलयन में, तो छड़ पे वहाँ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। कितना उत्पन्न होता है? N- उत्पन्न होता है, और विलयन से तुरंत ही उतने धन आवेश विलयन से धातु की छड़ पर आ जाएंगे जितने की इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या करेंगे, उसे अनावेशित कर देंगे। तो ये क्या होती है कि साम्यावस्था बनी रहती है, क्योंकि जितने धनावेश बनते हैं उतने ऋण आवेश बनते हैं, तो इस प्रकार से इनके भी साम्यावस्था उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगी उसी विभवांतर को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। अब आपके दिमाग में पीछे एक डाउट था कि कब छड़ पर धन आवेश होगा, कब ऋण आवेश होगा, क्योंकि हम लोगों ने पीछे देखा कि एक बार ऋण आवेशित हो रहा है तो एक बार धन आवेशित हो रहा है, तो ये कंडीशन कब आएगा कि वो ऋण आवेशित होगा या फिर धन आवेशित होगा। तो ये उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जिंक सल्फेट के विलयन में हम लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड को डुबोया है और इसके लिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रिएक्शन दिया हुआ है, जिसमें कि जिंक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जिंक धन आयन और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न किया है। अब इस छड़ पर धन आवेश आएगा या ऋण आवेश आएगा, यह इस अभिक्रिया से पता चलेगा। तो यहाँ पर दो अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो मान लीजिए जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है, तो जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक है, तो जिंक आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है। तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की वजह से जो विलयन है, विलयन में आपके धन आवेश चले जाएंगे और जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस पर बहुत अधिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि जो जिंक आयन है वो बहुत अधिक मात्रा में बनेगा और वो विलयन में चला जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत अधिक बनेंगे और वो छड़ पर एकत्रित हो जाएंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे विलयन में धन आवेश की संख्या भी बहुत अधिक होगी और इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश की संख्या भी बहुत अधिक होगी। अब यहाँ पर हमने ये माना है कि जो जिंक आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति तो है, लेकिन यह प्रवृत्ति बहुत कम है। तो जिंक जो धन आवेश है वो छड़ पे जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन को लेंगे,
परंतु इनके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश अधिक होगा, धन आवेश कम होगा, क्योंकि जो जिंक आयन है वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार जो क्षण है, क्षण पर जो कुल चार्ज होगा वो होगा ऋण आवेश। क्यों? क्योंकि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है और धन आवेशित जो जिंक आयन है उनकी संख्या कम है। अब ये कैसे या किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति पर। तो आपने डेनियल सेल में देखा था कि जो हमारा एनोड वाला इलेक्ट्रोड था वो ऋण आवेशित था, और वो कौन सा इलेक्ट्रोड था? जिंक का बना हुआ था। तो वहाँ पर हम लोगों ने जिंक को ऋण आवेशित क्यों लिया था? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिंक को हम या जिंक इलेक्ट्रोड को हम क्यों ऋण आवेशित रखते थे। तो यहाँ पर वास्तव में ये बात है कि जो जिंक है, जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है, परंतु जिंक आयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। अगर आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा है तो वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है और जो हमारा विलयन है वो कॉपर सल्फेट का है, यानी कि धातु का लवण है। जिस धातु की छड़ है उसी धातु का लवण है। तो यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम है, परंतु कॉपर आयन के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है। क्या रीज़न है? सेम वही रीज़न है जो विद्युत ऋणात्मक श्रेणी में दिया हुआ है। तो विद्युत ऋणात्मक श्रेणी में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में या फिर 10th में, जिसमें कि हम धातुओं को उनकी घटती हुई मानक अपचयन विभव के रूप में लिखते हैं और उनकी जो सक्रियता होती है वो ऊपर से नीचे घटती है। तो जो जिंक था वो ऊपर था, कॉपर जो है वो नीचे है। तो जिंक ऊपर होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है और कॉपर नीचे है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है। तो सेम वही चीज़ें होगा। तो जब कॉपर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कॉपर आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन होंगे और विलयन में कॉपर आयन होंगे। परंतु जो कॉपर आयन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा और बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर आयन है, वो बहुत अधिक इकट्ठा हो जाएंगे, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कॉपर पे आपका धन आवेश इलेक्ट्रोड पर होता है जबकि जिंक पर ऋण आवेश होता है। तो आपने डेनियल सेल में भी देखा था, जो आपके कैथोड है, कैथोड पर धन आवेश थे और कैथोड कॉपर का बना हुआ था और कॉपर पर कैसा था? कॉपर पे आपका धन आवेश उत्पन्न हुआ था। तो रीज़न यही है कि जिंक इलेक्ट्रोड पर ऋण आवेश उत्पन्न हुए और क्यों कॉपर इलेक्ट्रोड पर धन आवेश उत्पन्न हुए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी विचार हो, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।